नमस्कार प्रोस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। लेक्चर 1 हमारा हो गया था एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स का। लेक्चर 2 पे हम लोग आ चुके हैं। जो आज के हमारे टॉपिक हैं थोड़े इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि नए टॉपिक्स हैं ये और इनकी स्लाइड्स भी बहुत इंटरेक्टिव और एनिमेटेड बनाई गई हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है क्या चीज़। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट हैं, मतलब किस तरीके से आप जो ग्रेन्स हैं या पल्सेस हैं या हॉर्टिकल्चर है, वेजिटेबल्स वगैरह, उनको कैसे उनकी प्राइस को रेगुलेट करते हो मार्केट में, किस तरीके से प्राइस को डिसाइड करते हो, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी हमारे इंडिया के अंदर। एक MSP, MIS और PM आशा, ये नई स्कीम आई थी 18-19 में। तो ये तीनों के थ्रू हम लोग जानेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरीके से जो एग्रीकल्चर की प्राइस है उसको रेगुलेट किया जाता है और जितनी प्राइसेस है हमारी डिफरेंट क्रॉप्स की उनको डिसाइड किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, MSP की। तो MSP में क्या है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये कमीशन है, एक्चुअली में ये रिकमेंड करती है MSP किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये कैसे रिकमेंड करती है पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 3 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, A2 प्लस FL और C2। तो CSCP क्या करती है, ये तीनों को निकालती है अलग अलग और फिर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है कि क्या कॉस्ट होनी चाहिए। अगर कोई भी MSP आप दे रहे हो किसी भी क्रॉप के ऊपर, तो उसके लिए आपको कितने रुपए देने होंगे किसी भी फार्मर को। तो जो A2 है वो इंक्लूड करता है क्या, जो भी आप नॉर्मल खर्चा करते हो अपनी फसल के ऊपर वो A2 इंक्लूड करेगा। अब नॉर्मल खर्चा क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने केमिकल यूज़ किया या फर्टिलाइज़र यूज़ किया, पेस्टिसाइड यूज़ किया, सीड यूज़ किए, आपने लेबर मंगाई बाहर से काम करने के लिए खेतों में, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, आपके A2 के अंदर। मतलब जो आपका मेन खर्चा है क्रॉप के टाइम वो आ गया। मतलब आप अपने को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी आप अपने खेत में खर्चा कर रहे हो अपनी फसल को उगाने के लिए वो किस में आएगा, A2 में आएगा। जब हम बात करते हैं A2 प्लस FL की, तो एक्चुअली में क्या होता है, FL मतलब यहाँ पर फैमिली लेबर, मतलब आप भी तो काम कर रहे हो, अगर आपको देखा जाए तो आपको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए उसका, क्योंकि आप इंटरप्रेन्योर हो वहाँ पर, तो उस पैसे को भी यहाँ जुड़ा जाएगा। अगर आपके घर के 4 लोग काम कर रहे हैं तो उसको भी जोड़ना है इसके अंदर। तो FL मतलब क्या होगा, फैमिली लेबर। तो आपकी जो लेबर होगी उससे जो पैसा आपको कमा, अगर आप यहाँ काम नहीं करते कहीं और काम करते तो वो आप पैसा कमाते उस चीज़ को, तो उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो मेनली जो CSCP है A2FL को ही कंसिडर करती है। और जो हमारा MSP पे जो गेन होता है, जैसे मान के चलिए 1000 रुपये की क्रॉप हुई और बाद में मान लो गवर्नमेंट ने 1500 रुपये फिक्स कर दिए, तो जो गेन होगा वो 1.5 गुना किस पे माना जाएगा, A2 प्लस FL पे, वो C2 पे नहीं माना जाता। अब C2 के हम बारे में बात करते हैं। जो थर्ड मेजर वो है C2। अब क्या है, ये A2 प्लस FL ये तो है इसके अंदर, उसके अलावा मान के चलिए आपकी ज़मीन है, ठीक है। अगर आप ज़मीन ले रहे हो, सपोज करो आप अगर बैंक से लोन लेते उस ज़मीन को खरीदने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता ना। तो वो इंटरेस्ट भी तो एक तरीके से जो फसल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें आना चाहिए ना। मान के चलिए आपको रेंट ही मिलता है उसका, तो वो भी उसमें आना चाहिए। तो वो A2 FL में इंक्लूड नहीं होता, वो C2 में इंक्लूड होता है। तो A2 प्लस FL से ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है C2 की। अगर आपने ज़मीन खरीदी है उसमें आपको अगर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप जोड़ोगे। कोई भी कैपिटल सेट है, कुछ भी रेंट है, वो सब उसी में आ जाएगा। अभी आप देखो जो हमारा फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, इसके अंदर यही डिमांड थी। वो लोग ये मांग रहे थे कि हमको C2 के ऊपर स्टैट्यूटरी बैकिंग दे दो MSP की। तो उनका एक्चुअल में मोटो क्या था, उनका मोटो होता है कि हमको ये चाहिए कि आप C2, जैसे मान के चलिए अभी आप 1000 रुपये A2 प्लस FL से आ रहे हैं लगा के, लेकिन आप C2 पे कैलकुलेट करोगे ना तो वो लगभग 1400 रुपये के लगभग आसपास हो जाएंगे। तो उनका कहना था हमें 1400 रुपये के ऊपर 1.5 गुना चाहिए। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट ने 2018 और 19 का जो बजट निकाला था उसमें भी यही बोला था कि हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के 1.5 गुना क्या देंगे, आपको पैसा देंगे। कम से कम उतनी MSP तो हम लोग रखेंगे, उतना फ्लोर रहेगा हमारे MSP का 1.5 गुना। तो वही बात थी। अब उनका कहना है जो 1.5 गुना है आप हमें C2 पे दो, क्योंकि A2 FL से दोगे तो भले 1.5 गुना हो जाएगा, लेकिन C2 से दोगे तो 4 या 5% ही हो पाता है वो। तो मतलब 1.5 की जगह कितना हो रहा है, 1.05। तो यही मुद्दा चल रहा था। और दूसरा मुद्दा ये था कि उनको चाहिए था कि आप लीगलाइज कीजिए, क्योंकि आप MSP फिक्स तो कर रहे हो, आपकी जो गवर्नमेंट की जो सोसाइटीज़ हैं वो तो ले लेंगी, लेकिन जो बाकी प्राइवेट
जितने भी आपके मार्केट में लोग बैठे हुए हैं वो नहीं लेते उस चीज़ को। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी मार्केट प्लेयर्स हैं, बाकी मार्केट प्लेयर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर के हैं, उनको एमएसपी से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी हिसाब से पैसा लेते हैं। देखो यही तो होता है अपने गाँव में। मान के चलिए अभी फसल कटी, सोसाइटी पे गेहूँ नहीं ले रहे हैं, होता है कि एक लिमिट के बाद सरकार को थोड़ी मुश्किल होती है लेने में, और कई जगह तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तो जो आड़तियाँ होते हैं आसपास के, वो क्या करते हैं, कम प्राइस पे ले लेते हैं। क्यों, मान के चलिए अब गांव के लोग, उन पर स्टोरेज की कैपेसिटी कहाँ पर है, नहीं है उन पर स्टोरेज की कैपेसिटी। तो जब उन पर स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है तो वो सोचेंगे जल्दी जल्दी हमारा अनाज बिक जाए, वरना पूरी ख़राब हो जाएगा। तो कभी कभी तो वो लॉस में ही बेच देते हैं उसको। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि आप C2 पे करिए और स्टैट्यूटरी बैकिंग दीजिए, जिससे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में वो भी हमारा जो गेहूं वगैरह है वो किस पर ले, MSP के ऊपर ले। तो देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ, CACP किसको रिकमेंड करेगा अपने MSP के लिए, वो रिकमेंड करेगा कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इसको हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो पूरी बात ऐसी है, CACP रिकमेंड करेगा CCAE को, जिनके हेड है हमारे PM मोदी। फिर ये कर देंगे फिक्स, क्या आपके क्या MSP है और क्या किस क्रॉप का कितना पैसा देना है, ये वो फिक्स कर देंगे। अब इसमें देखिए आप क्या हुआ था, जैसे अभी ये चल रहा था प्रोटेस्ट, तो इसमें गवर्नमेंट ने ही बोला था कि ऐसा नहीं है हम A2FL देखते हैं। उनका कहना था हम A2FL C2 तीनों देखते हैं, फिर उसके हिसाब से MSP डिसाइड करते हैं। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर बताते हैं वो, लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो A2FL पे ही देखा जाता है। थोड़ा बहुत C2 को एडजस्ट कर लिया जाता हो, वरना नहीं किया जाता उतना। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फिर क्या होता है। जैसे इन्होंने CCA पे रिकमेंडेशन दे दी, CCA ने कर दी फिक्स। अब कितनी क्रॉप्स, 22 मैंडेटरी क्रॉप्स हैं और एक FRP शुगर केन की, कुल मिला के 23 क्रॉप हो गई। अब आप ये देखिए, ये 1 फेयर एंड रिन्यूमरेटिव प्राइसेस फॉर शुगर केन होता है, मतलब FRP यूज़ होती है शुगर केन के लिए। वो इसलिए होती है क्योंकि जो FRP है ना, वो शुगर जो मिल्स हैं वो खरीदती हैं शुगर केन, किससे, जो भी फार्मर्स होते हैं शुगर केन का, उनसे। तो इसलिए उनको FRP बोला जाता है, उसको MSP नहीं बोला जाता। MSP 22 के लिए, लेकिन फिक्स तो FRP भी होती है, गवर्नमेंट ही फिक्स करती है उसको। उसी रेट पर जो शुगर मिल है उनको खरीदना होता है गन्ना, जितने भी किसान होते हैं उनसे। तो हम बात करते हैं MSP एक्चुअली है क्या। तो MSP एक टूल है जो गारंटी करती है फार्मर्स को। और देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है कि प्रायर टू द सोइंग सीजन, मतलब जब आप फसल बो रहे हो उससे पहले अनाउंस हो जाएगी MSP। इसलिए हो जाएगी तभी तो आप जाके कुछ उगाओगे, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं कितनी MSP है। तो हो सकता है आप कुछ और उगाओ, जब तक MSP आपको मिलेगी उस चीज़ के बारे में, अच्छा गवर्नमेंट ने बोल दिया कि गेहूँ के हम इतने रुपये देंगे, तभी आप उसको उगाओगे। इसलिए पहले ही बता दिया सोइंग के पहले कि भाई MSP इतनी होगी। सोइंग के बाद बताया, मान लो कम कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए पहले ही बता दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, अब जैसे फेयर अमाउंट मिल गया प्राइस का, और फिर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, सब कुछ होता है। कुल मिला के MSP का काम यही है, गारंटी देना एक फार्मर को कि भाई तुम तो अनाज उगाओ, हम पीछे बैठे हैं। अगर कुछ ऊंच नीच भी होती है तो हम पैसा जाकर मार्केट में क्रैश भी हो जाती है प्राइस, तो हम आपसे MSP पे लेंगे। ठीक है, आप देखो CACP के बारे में थोड़ा एवोल्यूशन जान लेते हैं हम लोग। जो CACP था स्टार्टिंग में एक LK झा कमेटी थी, यहाँ पर नहीं कुछ, उसके पहले उन्होंने बैठी, वो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। फिर CACP APC बनाई, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जनवरी 1965 के अंदर। ठीक है, अब इसी का नाम चेंज कर दिया 1985 में, क्योंकि पहले इसका काम कम था, थोड़ा इसका काम ब्रॉड किया गया, तो उसको नाम दे दिया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब देखिए MIS के बारे में, हमने MSP कंप्लीट कर ली। हमने भी डिस्कस किया था कि 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक तो MSP, MIS और PM आशा। MSP हमने डिस्कस कर लिया, अब हमारी बारी है किसकी, MIS की। तो MIS में है क्या एक्चुअल में, देखिए इसको हम अभी थोड़ी देर से पढ़ते हैं, पहले हम इधर आते हैं। देखिए ये तमिलनाडु CM M.K. स्टैलिन। अब क्या हुआ, मान के चलिए तमिलनाडु में बम्पर क्रॉपिंग हुई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। अब क्या है, या तो प्रोडक्शन 10% से ऊपर हो जाए, या फिर जो नॉर्मल प्राइस है क्रॉप्स की वो 10% ज़्यादा क्रैश कर जाए। और जो M.K. स्टैलिन है वो रेडी है कि भाई मैं 50% तक लॉस सह लूँगा, अगर कुछ भी लॉस आता है, अगर गवर्नमेंट से हेल्प मारूंगा। इसकी चीज़ के लिए अगर M.K. स्टैलिन रेडी है तो फिर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे किससे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, PM मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो MIS के अंदर यही करेंगे मोदी जी कि चलो ठीक, कोई बात नहीं, आप हमसे मांग रहे हो तो हम आपकी हेल्प करेंगे, और जो भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं हम उसको वहाँ से खरीद लेंगे। तो ये आता है MIS के अंदर, क्योंकि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है MSP के अंदर तो है नहीं, तो ये MIS के अंदर कवर हो जाती हैं। अब देखिए, अब आता है PM आशा, जो थर्ड कंपोनेंट है इसका। अब ये PM आशा नई स्कीम है, इसके अंदर कुछ पुरानी स्कीम्स थी, उनको सब कर लिया गया है। तो वो 3 स्कीम है, इसके अंदर भी 3 स्कीम है। एक है PSS,
PDPS और PPSS, प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। आप याद रखिएगा जो PDPS है इसको क्या बोला जाता है, भावांतर भुगतान योजना। आपने ये पढ़ी भी होगी, अपने MP के अंदर भी है। अभी हम डिस्कस करेंगे और कि एक्चुअल में ये है किस लिए। और लास्ट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ये भी ऑयल सीड के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी देखिए तो क्या हुआ, ये है हमारे पिनराई विजयन केरला के, ये खुद को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मानते हैं हर चीज़ में। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बोल रहे हैं मोदी जी से, आप एक काम कीजिए, आपने वीट वगैरह तो प्रिक्योर कर लीजिए, बाकियों क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि जो MSP के अंदर वीट हो गए, जो कोर्स ग्रेन हो गए, बाकी जितनी चीज़ें वो तो प्रिक्योर कर ली। आप बोले बाकी चीज़ कौन प्रिक्योर करेगा, तो फिर मोदी जी बोलते हैं काम कीजिए, जो पल्सेस और कोपरा है उसको तो हम, कोपरा नहीं ये है खोपड़ा, जो हम बोलते हैं ना हिंदी में खोपड़ा, नारियल वाला खोपड़ा, तो वो चीज़ है। तो ये बोलते हैं कि जो पल्स और खोपड़ा है वो हम PSS के अंदर ले लेंगे आपसे, ठीक है। तो फिर बोलते हैं ऑयल सीड क्या करें हम लोग, फिर आपने पल्स और खोपड़ा तो ले लिया, बाकी तो आपने प्रिक्योर कर लिया। पल्सेस आपने अभी तक प्रिक्योर नहीं किया था, वीट वगैरह तो आपने जो MSP दी थी वो तो कर लिया, लेकिन जो पल्सेस में इन चीज़ में आपने MSP दी थी ये तो आपने की नहीं अभी तक। तो उन्होंने बोला ठीक है हम PSS के अंदर उसको भी ले लेंगे। तो उन्होंने बोला ऑयल सीड क्या करें हम लोग, तो उन्होंने बोला मोदी जी ने, या तो आप PSS ज्वाइन कर लीजिए या फिर PDPS ले लीजिए, आपकी मर्जी ऑयल सीड के लिए आपको क्या चाहिए, PSS या फिर PDPS। तो इन्होंने बोला ठीक है फिर अच्छी बात है, अगर आप दे रहे हो मुझे PSS और PDPS में से, मैं तो फिर सारे ऑयल सीड आप मेरे से प्रोक्योर कर लीजिए। लेकिन उसमें एक कैच और है कि वही ऑयल सीड प्रोक्योर होंगे जिन पर गवर्नमेंट ने पहले से ही MSP दे रखी थी। देखिए क्या चीज़ है, जब MSP की बात करते हैं हम लोग ये PSS PDPS से हटकर, तो जो बाकी जो कोर्स ग्रेन है जैसे आपके वीट हो गए और राइस हो गए और कुछ और, वो किसके अंदर आ जाते हैं, नॉर्मल आपका FCI वगैरह प्रोक्योर कर लेता है, और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो प्रोक्योर करती हैं वो कर लेता है। लेकिन जब बात आती है पल्सेस की, खोपड़ा की और ऑयल सीड की, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने अलग प्रोग्राम चलाए हुए हैं, जिसमें आता है एक PSS। जब PSS की बात करते हैं तो इसके अंदर तीनों है एक्चुअल में, पल्सेस, कोपरा और ऑयल सीड्स, ठीक है। लेकिन जब बात आती है ऑयल सीड्स की, पल्सेस कोपरा तो PSS के अंदर चले जाते हैं, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर। लेकिन जब बात करते हैं ऑयल सीड की, तो ऑयल सीड हमेशा ऑप्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट के दो स्कीम्स के अंदर, एक है PSS और PDPS। PDPS जो हमने अभी डिस्कस किया था, भावांतर भुगतान योजना, जो डेफिशिएंसी प्राइस है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलिए गवर्नमेंट ने कोई MSP दे रखी है, आपके यहाँ आपके जो किसान हैं उन्होंने किसी और रेट पे बेची आपको, तो जो डिफरेंस रहेगा ना बीच का, मतलब जो नुकसान आपको हो रहा होगा खरीदने के लिए, आपने मान के चलिए ऑयल सीड रेट मार्केट में कुछ और है, आपने ज़्यादा पैसे में खरीद लिया, किन से, किसानों से। अब जो बीच का डिफरेंस रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको भेज देगी। तो जो भावांत में जो अंतर है उसका भुगतान किसने कर दिया, सेंटर ने आपको कर दिया। तो ये PDPS स्कीम है, इस आपकी मर्जी है, किसी भी स्टेट की मर्जी है, इन दोनों में से कौन सी उसको ऑयल सीड के लिए योजना सेंटर से लेनी है। लेकिन इसके पीछे वही है कि वही आप ऑयल सीड को कंसिडर कर सकते हो, सारे ऑयल सीड्स जितने भी क्रॉप है उनको कंसिडर नहीं किया जाता, उन्हीं को किया जाता है जिनकी MSP सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी हुई हो, ठीक है। अब कैसे प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट, किसके थ्रू करेगी, क्योंकि वहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया, FCI आ गया, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ ऑर्गेनाइजेशन आ गई, उन्होंने कर लिया प्रोक्योर। अब इनको कौन प्रोक्योर करेगा, तो पहले एक्चुअल में केवल नाफेड किया करता था प्रोक्योर, लेकिन अभी कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने कोई एक्ट निकाल के या फिर कुछ रेगुलेशन निकाल के FCI को, CWC को और स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी टाइम टू टाइम जैसे ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट उसको उसमें इंक्लूड कर लेती है, क्योंकि हमको पता है इतना ज़्यादा सेंटर पे वेयर हाउसिंग की जगह है नहीं है, और FCI भी इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि अकेला इतना सारा काम कर सके, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा और अपना स्कोप को इंक्रीज़ किया है। फिर पूछते हैं ये हमारे पिनराई विजयन कि भाई ये सब तो ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और दे दो हमको तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, चाहे हम कुछ भी बोलें आपसे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ चाहिए। मुझे ठीक है, जनता तो सारी मेरी है। तो उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बोला हमारे पास एक और स्कीम है PPSS, अभी हम डिस्कस किया जो लास्ट वाली स्कीम थी। इसके अंदर क्या है, एक पायलट प्रोजेक्ट पे है, इसमें पार्टिसिपेशन होगा प्राइवेट प्लेयर्स का, मतलब जो प्राइवेट जितने भी हमारे मार्केट में लोग बैठते हैं, ट्रेडर्स हों या फिर जो आड़तिया होते हैं, जितने भी लोग हों, वो डायरेक्टली बाय करेंगे क्या, ऑयल सीड्स। तो पायलट बेसिस की है, APMC में बाय होता है उस चीज़ के लेके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें, और हम बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, अभी के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं उसको। अब देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज से अच्छा हम ये जानते हैं, अगर इंक्रीज़ होती है एग्रीकल्चर प्राइसेस तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इसमें ही आपके क्या क्या कवर हो जाएंगे, एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी।
मान के चलिए इंक्रीज होती है एग्रीकल्चर प्राइसेस, तो 3 सिनेरियो निकल के आते हैं हमेशा। जो पहला होगा वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स इंक्रीजेज, मतलब जो उगा रहे हैं खेती, जो किसान हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहला सिनेरियो ये निकलेगा। दूसरा निकलेगा रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज, मतलब जैसे मान के चलिए किसानों का तो हो गया, पैसे बढ़ गए, लेकिन अगर वहाँ से फसल महंगी आएगी, जैसे मान लिया हमने फसल खरीदी, हमने गेहूँ खरीदे खाने के लिए, अगर हमें 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो जहाँ पर पहले हम 30,000 में से 5,000 रुपये या 10,000 रुपये ने खाने पे खर्च करते थे, तो आज हो सकता है हमको 1.2 या 1.3 टाइम उससे ज़्यादा खर्च करना पड़े। तो हमारी जो एक्चुअल इनकम है, जो रियल इनकम है, उसकी वैल्यू तो कम हो गई ना। तो वो ये क्या होगा, इसका डीमेरिट हो गया। तो सामने एक आपको मेरिट दिख गया, एक डीमेरिट दिख गया। जो नेक्स्ट है इनपुट कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स राइजेस। अब मान लीजिए किसी इंडस्ट्री ने बिस्किट बनाने के लिए गेहूँ लेती थी, ठीक है, अब क्या होगा, उसको बिस्किट अभी भी बनाने हैं, या तो फिर उस पर दो ही ऑप्शन आ जाएंगे, या तो बिस्किट का पैकेट छोटा कर देगा, एक क्वालिटी गिरा देगा, क्योंकि सेम प्राइस में तो अगर वो व्हीट महंगा लेगा तो सेम प्राइस में बिस्किट दे नहीं सकता ना। तो जो कंपटीशन होता है डोमेस्टिक मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में, जो कंपटीशन होता है उसको भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों से। अब हम आते हैं इसके अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स इंक्रीज़ हो जाएगी। जब जितने भी फार्मर हैं उनकी प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर क्या होगा उससे। अब मान लीजिए प्रॉफिट तो हो रहा है, तो अब जो प्रॉफिट हो रहा है जिन क्रॉप्स में, जैसे हमने देखा है जो पंजाब में मैक्सिमम व्हीट ही होता है, क्यों, बाकी चीज़ क्यों नहीं होती, क्योंकि वही प्रॉफिटेबल है। तो कुल मिला के जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ है, वो सब किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है, कम्प्लीटली उसी क्रॉप की तरफ जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है। इसके चक्कर में जो बाकी क्रॉप्स हैं उनको सफ़र होना पड़ता है, और यहाँ तक कि पूरा क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो ही प्रॉफिटेबल क्रॉप की तरफ चेंज हो जाता है। मतलब हम साल में 1 या 2 बार, 3, यहाँ तक कि 3 बार भी हम उसी फसल को उगाते हैं, हम लोग दूसरी फसल पर ध्यान ही नहीं देते। उस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। जैसे आपने देखा है पंजाब में तो जो सॉल्ट है वो तक ऊपर आ गया है, कैपिलरी एक्शन से सॉल्ट सारी की सारी जो ज़मीन है वो दिन पर दिन ख़राब होती जा रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है इसकी वजह से। और एक इसमें प्रॉफिट क्या है कि एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट इज़ इनकरेज्ड, मतलब अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आप एग्रीकल्चर में और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, और ज़्यादा मशीनरी लेकर आओगे, अपने खेतों में और ज़्यादा काम करोगे, और ज़्यादा लेबर लगाओगे, तो वो भी इकोनॉमी को बूस्ट देता है। सेकंड पॉइंट जो हमारा था, रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेज। अब इससे क्या होगा, मान के चलिए चलो कोई एक बढ़िया घर है, उसमें 50-60 हज़ार रुपये अगर महीने के आते हैं या लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, तो वो फिर भी झेल जाएगा इस चीज़ को। मान के चलिए कोई घर है जहाँ पर वो 10,000 रुपये ही कमाता है बंदा कोई, अगर उसमें जितनी भी सीरियल्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो उसको कितना इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए तो कुल मिला के ऐसी कंडीशन है जो मान लो बाउंड्री लाइन पे चल रहा है पॉवर्टी को, तो पॉवर्टी में गिर जाएगा ना, ख़त्म ही हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पॉवर्टी को, और इनक्वालिटी तो इंक्रीज़ होगी इनक्वालिटी तो, क्योंकि जब नीचे वाला इतना नीचे चला जाएगा तो ऊपर वाले में और नीचे वाले डिफरेंस तो हो ही जाएगा ना। अब अगर रिसोर्सेज गेट डाइवर्टेड फॉर मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप, लगभग सेम ही तो पॉइंट है ये तो। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इनपुट कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस राइसेस की, मतलब जो इंडस्ट्री में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी, इनपुट कॉस्ट उनकी बढ़ जाएगी, तो जो भी मार्केट में चीज़ आएगी वो चीज़ महंगी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में डिक्लाइन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब चीज़ें महंगी होंगी, बाहर इन्फ्लेशन आएगा, लोग कम खरीदेंगे, तो फिर कम प्रोड्यूस भी होगा, कम प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी। तो पूरा एक विशियस सर्कल सा चल पड़ता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है इस एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का। देखिए मेन चीज़ ये है इसकी, जब कहीं भी शॉर्टेज और स्कार्सिटी होती है, मान के चलिए कहीं पर कोई चीज़ कम हो गई, तो अगर हमने जो परचेज है उसको रेगुलेट नहीं किया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बन जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव प्राइस होती है। मतलब आज मानिए गेहूं की कीमत 10 है, और अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया गेहूं तो कल हो जाएगी उसकी 50-60 रुपये, इस तरीके से उसकी ज़्यादा जो रेट है वो ऊपर नीचे होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, जिस जगह डेफिसिट हो रहा है उस जगह सरप्लस लेके आते हैं। मान के चलिए किसी आंध्र प्रदेश में ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मान के चलिए कम प्रोडक्शन हो रहा है आंध्र प्रदेश में गेहूं का, और पंजाब में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। अब वहाँ पर जब डेफिसिट हुआ वहाँ एकदम प्राइस इंक्रीज हुई, गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर प्रोक्योर किया पंजाब में और आंध्र प्रदेश में भेज दिया। उससे क्या होगा, जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, टू अचीव फूड सिक्योरिटी बाय इंप्रूविंग प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम्स ऑफ द फार्मर्स। ऑब्वियसली बात है कि फूड सिक्योरिटी को अचीव कर ही रहे हैं हम लोग, क्योंकि जब हम लोग MSP दे रहे हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी फार्मर की।
तो फूड सिक्योरिटी में जब ये सब चीज़ बढ़ेंगी तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा एग्रीकल्चर में, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, चीज़ें जो रेट हो वो अपना थोड़ी नीचे आ जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो जाएगी। और देखिए हमने भी देखा 2011 में लगभग 54.6% फार्मर्स हमारे एग्रीकल्चरल लेबरर है। तो जब तक हम इनको प्राइस नहीं देंगे रिम्यूनरेटिव, जब तक इनको पर्याप्त पैसा हम नहीं देंगे, तब तक ना हम फूड सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते, ना हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा आगे बढ़ा सकते। तो इनको एक बोलते हैं ना कि ऑप्टिमम पैसा देना ज़रूरी है, क्योंकि जब कहते हैं ना जब फार्मर पे पैसा होगा तभी इकोनॉमी में पैसा आता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन उन्हीं की है। ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर क्या, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। अब हम आएंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। देखिए पहले हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्रेडिट फाइनेंस पॉलिसी, क्रेडिट एक ही चीज़ है, किस तरीके से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को क्रेडिट दे रही है। और अब जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फार्मर को। देखो अभी क्या हुआ, कुछ टाइम से हम ये भी देख रहे हैं, जैसे फार्मर है पहले मैक्सिमम पैसा किससे लेता था, आज़ादी से पहले और आज़ादी काफ़ी टाइम तक भी हमेशा मनी लेंडर इनके मेन सोर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से धीरे धीरे मनी लेंडर से क्या हो, जो एग्रीकल्चर लेबर था वो मनी लेंडर से धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पर आ गया। मतलब आज के टाइम आरआरबीज हो गए, कमर्शियल बैंक हो गए, तो ज़्यादातर किसान इसी को प्रेफर कर रहा है, बैंक्स वगैरह को। लेकिन आज भी थोड़ा ऊपर नीचे है, मतलब लगभग 40% अभी भी आश्रित हैं इन पर, मनी लेंडर्स पर हमारे फार्मर्स। तो उसकी भी हमको धीरे धीरे कुछ ना कुछ इन इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करते हैं तो इसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए चाहिए, और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब किस पर्पस के लिए चाहिए, किस काम के लिए चाहिए क्रेडिट। तो जब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड की बात करेंगे तो इसमें 3 में डिवाइड होता है, किसमें, ये शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। आप रट लीजिए चाहे कोई भी, अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो 1 साल से नीचे, 1 साल या 1 साल से नीचे की बात करते हैं हम। मीडियम टर्म की बात करते हैं तो 5 साल तक, और जब 1 साल से शॉर्ट टर्म हो गया तो उससे ऊपर जाएंगे तो मीडियम टर्म हो जाएगा, और 5 से 10 साल होता है हमारा लॉन्ग टर्म। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो मेन जो यूज़ होता है फार्मर का, वो वहाँ पर उसको फर्टिलाइज़र खरीदने होते हैं, HYV सीड खरीदने होते हैं। देखिए KCC इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जब KCC देती है जो गवर्नमेंट 1998 से स्टार्ट किया था KCC देना उन्होंने, तो उसके अंदर भी यही है, उन्होंने यही बोला है कि आप फर्टिलाइजर परचेज़ कीजिए, HY सीड परचेज़ कीजिए, या फिर कोई आपकी छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए आप KCC से रुपया निकाल सकते हो और इंटरेस्ट सबवेंशन ही मिलता है उनको, तो शॉर्ट टर्म लोन में आ जाता है। फिर आता है मीडियम टर्म लोन जो 2 से 5 साल के लिए। अब मान के चलिए आपने कोई वो खरीदा ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर तो आप पटा नहीं दोगे ना 1 साल में लोन उसका, उसके तक वो टाइम चाहिए, जो वो फिर वो क्या आता है मीडियम टर्म में आ जाता है। इक्विपमेंट हो गए, आप कैनाल डिग कर रहे हो, वो सब मीडियम टर्म में आएगा, क्योंकि एक साल के अंदर कैनाल थोड़ा डिग हो जाएगी, बहुत लंबी कैनाल जाएगी तो आपको टाइम लगेगा, उस पैसे को पटाने में भी टाइम लगता है, रकम भी ज़्यादा होती है। फिर लॉन्ग टर्म लोन 5 से 10, आप ट्रैक्टर को भी मान सकते हो कि पहले अगर आपको 5 साल पटाना नहीं पटाना तो वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। तो 3 ही हो गए हमारे पास। अब पर्पस की बात करें तो 2 तरीके के पर्पस होते हैं, एक होता है अनप्रोडक्टिव, एक होता है प्रोडक्टिव। अब KCC में दोनों के दोनों है, प्रोडक्टिव भी और अनप्रोडक्टिव भी, दोनों एक तरीके से कंपोनेंट कवर हो जाते हैं। वहाँ पर अनप्रोडक्टिव क्या है कि आपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, KCC में कोई रोक टोक नहीं है। और प्रोडक्टिव में क्या होगा, जैसे आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए लगाया, आपने अपने किसी इक्विपमेंट खरीदने के लिए लिया, फर्टिलाइज़र के लिए लिया, सीड के लिए लिया, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, प्रोडक्टिव के अंदर। तो हमारे पास 2 गए। अगर क्वेश्चन आता है पेपर में एग्रीकल्चर क्रेडिट के टाइप्स तो आपको सीधे बता देने हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि किस तरीके से हमारे जो देश में स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर क्रेडिट का। आप देखिए जो सोर्स है हमारे, स्ट्रक्चर ये है कि अगर सोर्स है हमारे पास एग्रीकल्चर फाइनेंस है क्रेडिट के, तो आप यहाँ देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ये 2 सोर्सेज हमारे पास हैं। जब हम बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, तो इसके अंदर मनी लेंडर जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है नॉन इंस्टीट्यूशनल का। जो अदर प्राइवेट सोर्सेज में आता है, लैंडलॉर्ड हो गए, ट्रेडर हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव। ट्रेडर वही आड़तिया के पास जाते हो, अगर आप फार्मर हो तो आपको पता होगा आड़तिया क्या करता है, आपको कुछ पैसे देता है 1-2 लाख रुपए, फिर जब आप अपनी फसल देने जाते हो तो उसमें वो काट लेता है, तो वो इसमें आ जाता है, अदर प्राइवेट सोर्सेज है। मनी लेंडर तो सभी को पता है, पैसा लो और 10% की ब्याज दो। अब जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं इसके अंदर क्या है, 4 या 5 हैं, जैसे रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल बैंक्स हैं, RRBs हैं, MFI है और NABARD है, माइक्रो फाइनेंस, NABARD और RRBs। अब देखिए इसमें क्या है, जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है ये अच्छा खासा काम करते हैं रूरल में, गांव में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। अब इनको भी 2 में डिवाइड किया गया है, एक है शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स, एक है लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव। जो शॉर्ट टर्म है इसमें आपके पैक्स आते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। अब देखिए इसमें आपको याद रखना है ये हायरार्की है, सबसे नीचे होता है पैक्स, उसके ऊपर होता है DCCBs और उसके ऊपर होता है
रूरल एरिया में एससीबीज, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा एससीबीज होता है। तो कुल मिला के जो स्टेट एससीबीज होते हैं वो रेगुलेट करते हैं क्रेडिट इन दोनों के लिए, जो डीसीसीबी है और डीसीसीबी रेगुलेट करता है पैक्स का। अब ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जो कोऑपरेटिव दे रहे हैं हमको लोन, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा। जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है, इनका नाम हो जाता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स और स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। सेम फंक्शन ऊपर वाले का फंक्शन है, बस ये शॉर्ट टर्म देते हैं, ये लॉन्ग टर्म देते हैं। फिर हमारे कमर्शियल बैंक हैं ही, आरआरबी है ही, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही और नबार्ड है ही। नबार्ड का तो बहुत प्रोमिनेंट रोल है, अभी हम जानते हैं थोड़ी देर में। अब देखिए, ये थोड़ा एकदम परफेक्ट फ्लो चार्ट नहीं बोल सकते हम, लेकिन फिर भी बेटर है इसलिए डाला, मैं उसका रीज़न बताता हूँ वहाँ पे क्यों डाला है। अब जो नबार्ड है वो क्या करेगा, रीफाइनेंस करेगा, सुपरवाइज करेगा रूरल कोऑपरेटिव्स को, और उसके अलावा ये आरआरबी को भी करेगा रेगुलेट, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक को भी करेगा, सुपरवाइज करेगा, रीफाइनेंस करेगा। रेगुलेट तो आरबीआई करेगा नाबार्ड को। देखो हायरार्की समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। आरबीआई सबसे ऊपर है, आरबीआई के जस्ट नीचे नबार्ड। नबार्ड का काम है इन तीनों को रीफाइनेंस और सुपरवाइज करना, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, रीजनल रूरल बैंक को और रूरल कोऑपरेटिव्स को। लेकिन जब किसकी बात आती है, हमारी आरआरबी की बात आती है, तो उसके अंदर जो आरबीआई का भी एक फंक्शन होता है। आरबीआई के पास भी पावर है कि वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर सकती है किसको, आरआरबीज को। तो ये कंप्लीट इसका क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। जब रूरल की बात करेंगे हम लोग, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं 13% लोन देती हैं रूरल कोऑपरेटिव्स। तो इसके अंदर ये 3 दे रखी हैं आपको जो रूरल लेवल पे काम करते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट में। इसमें कमी ये है इस फ्लो चार्ट में कि इसमें लॉन्ग टर्म क्रेडिट वाली चीज़ नहीं दिखाई गई है, वो मिसिंग है, जो मैंने पहले डिस्कस की थी अभी, ये वाली प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। लेकिन ये काफ़ी अच्छा फ्लो चार्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें आपको ब्रेकअप दिया हुआ है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक 75% लोन दे चुकी है। जितना लोन अभी आउटस्टैंडिंग है जितने भी फार्मर्स में, उसमें 75% शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ने दिया है, जैसे हमारी एसबीआई वगैरह हुई, इन्होंने दिया है। आरआरबी ने 12% दिया है और रूरल कोऑपरेटिव ने कितना 13% दिया है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाता है, एक तरीके से आप सीधा आंसर कर सकते हो अगर पूछ लेंगे आपसे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर क्रेडिट का। देखिए मेन क्या है, ये जो आपके फ्लो चार्ट्स हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे जल्दी से जल्दी रिवाइज करने में और अच्छे से पढ़ने के लिए। इसके नोट्स भी आपको डिटेल मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो पीडीएफ है, जो ये वाली हमारी पीपीटी, ये मैं आपको दे दूंगा उस पर टेलीग्राम चैनल पर ही। और अगर आपको डिटेल नोट चाहिए, वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि आपका वैसे ही बहुत टाइम कम है, तो आप इसी को कर लेना। अदरवाइज चाहिए तो फिर भी आप टेस्ट कर दीजिएगा टेलीग्राम के ऊपर। देखिए वही फ्लो चार्ट है, कंप्लीट है कि आरबीआई रेगुलेट करता है नबार्ड को, नबार्ड क्या है कोऑपरेटिव्स को रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स और आरआरबीज आ गए इधर पर हमारे अलग अलग, ठीक है। तो नबार्ड किस पे गया, कोऑपरेटिव बैंक्स को उसने किया रेगुलेट। अब इसको रेगुलेट यहाँ से किया कोऑपरेटिव एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, शॉर्ट टर्म में आ गए, लॉन्ग टर्म में ये आ गए। तो बस इतना ही है, सेम वही चीज़ है पुरानी वाली, बस एक में दे दी गई है ये। अब देखिए डिस्कस भी किया था हमने कि अभी 40% जो क्रेडिट है जो फार्मर वो ले रहा है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से और 70% है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं, पहले तो बहुत लगभग उल्टी ही कंडीशन थी, उल्टी क्या उससे भी ज़्यादा थी, पहले तो था ही नहीं यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट बिल्कुल भी। अब प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअल हमारे जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है उसमें प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले इनसफिशियंट है ये। अब इनसफिशियंट कैसे है, हमारे यहाँ पर कंट्री में लोग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, उनको पैसा बहुत चाहिए, लेकिन इतना पैसा ना देती है बैंक और ना उनके पास है इतना पैसा, वॉल्यूम ही बहुत कम है, रूरल क्रेडिट ही नहीं मिलता उनको, गांव में नहीं है ना। आप देखिए कितनी बैंक्स होंगी, कितनी ब्रांचेस होंगी, है ही नहीं इतना पैसा उन लोगों के पास कि अगर सबको ज़रूरत पड़ जाए तो वो ब्रांचेस दे पाएँ। तो इनसफिशियंट क्रेडिट है मार्केट में, जो रूरल क्रेडिट है वो इनसफिशियंट है, उनको पैसा नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हमारा इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन। अब किसी को ज़रूरत पड़ रही है 2 लाख की, आप सैंक्शन करो 50,000, तो उससे कैसे काम चलेगा, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए। फिर इनसिग्निफिकेंट हो जाता है कि भाई जब 2 लाख चाहिए काम करने के लिए, मुझे कोई इक्विपमेंट खरीदना है, वो 2 लाख का रहा है, मुझे 50,000 दे रहे हो, तो मेरा काम कैसे चलेगा, तो वहाँ पर वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब लेशर अटेंशन ऑफ पुअर फार्मर्स, अब देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ये इसमें नहीं केवल एग्रीकल्चर में सब जगह प्रॉब्लम है। जो बड़े फार्मर होंगे ऑब्वियस सी बात है, उनकी क्रेडिट वर्दीनेस ऑलरेडी बेटर होगी, सिविल वैसी बेटर होगी, वो हमेशा लोन लेते होंगे, पटाते होंगे, उन पर प्रॉपर्टी की बैकिंग होगी, उनको इतनी ज़रूरत नहीं होती लोन की जितनी ज़रूरत उन लोगों की लोन की है जिनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन जो
बैंक्स हैं वो उनको लोन देती नहीं है, बोलती है पटाएगा कैसे, इस पर ज़मीन भी नहीं है। तो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलता, जो उनको चल सकता है जिनका काम, जो ऑलरेडी वेल ऑफ हैं, उनको जल्दी पैसा मिल जाता है बैंक के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है हमारा इनएडुकेट इंस्टीट्यूशनल कवरेज। ठीक है, तो आप वही पॉइंट है लगभग कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, कोऑपरेटिव वगैरह हैं, या फिर हमारी पैक्स सोसाइटी हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, कमर्शियल बैंक हैं, ये अभी तक पूरे एरिया, रूरल एरिया को कवर नहीं कर पाई हैं। अब बात हमारा रेड टेपिस। अब ये भी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे आप लोन लेने जाओ, कितने सारे कागज़ लगाने पड़ते हैं, कितना सारा काम करना पड़ता है। मान के चलिए फार्मर है, इतना पढ़ा लिखा ही नहीं है, या फिर उसके पास इतने कागज़ ही नहीं है, इतने वो रूल्स और फॉर्मेलिटीज पर जानते ही नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा। तो रेड टेपिस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एग्रीकल्चर क्रेडिट लेने में फार्मर के लिए। तो सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? देखिए, टक्कावी लोन्स हमने पता है हमको, टक्कावी लोन्स कौन से होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए मिलते हैं, उनको टक्कावी लोन्स बोलते हैं। तो जो टक्कावी लोन मिलते हैं उनको अच्छे से मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि वो सही जगह जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सेकंड है हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनको हमें ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है, पर्पसफुल बनाना है, जिससे कि वो रूरल क्रेडिट को दे सकें। देखिए, हमने पढ़ा था अभी, उसके नीचे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों रूरल कोऑपरेटिव्स देती हैं। तो उनको थोड़ा ज़्यादा सही डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो अच्छे से जो पैसा उसको सही जगह लगा सके, जिनको ज़रूरत हो उनको दे सकें। जो मिडिल मैन है बीच में हमारे, उस मिडिल मैन को ख़त्म करना है। जो क्रेडिट एजेंसी और बोरोवर्स के बीच में जो मिडिल मैन आते हैं, उन्हें ख़त्म करना है। बिल्कुल, आप डायरेक्ट जाओ बैंक के पास, बैंक से पैसा लेके आओ, बीच में कोई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट मतलब आरबीआई को इंश्योर करना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म की लोन के लिए काफ़ी, जैसे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग है, तो उसको इस तरीके से आरबीआई को मैनेज करना, उस प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को, कि लॉन्ग टर्म लोन है कि अच्छी तरह की लॉन्ग टर्म लोन मिले, जिनको ज़रूरत हो उनको मिले। और जैसे महाजन्स की एक्टिविटीज़ है, मनी लेंडर, महाजन ये मनी लेंडर होते हैं, इनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको चेक किया जाए। ठीक है, जिससे कि एक्सप्लेट। लेकिन देखिए, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन आप अगर उनको पहले ही पैसा दे दी गवर्नमेंट, अगर बैंक उनको प्रॉपरली पैसा दे रही है, तो महाजन या मनी लेंडर पे क्यों जाएंगे? ज़बरदस्ती किसी को पैसा देता है नहीं। जब आप उनको क्रेडिट अवेलेबल नहीं कराओगे तभी तो वो जाएंगे। तो मेनली इनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, अपने बैंकिंग सिस्टम को, अपने प्रोसीजर्स को, अपने रूल्स और रेगुलेशंस को, जिससे कि जो गरीब फार्मर्स हैं उनको पहले पैसा मिले। फिर बात आती है द बैंक शुड अडॉप्ट प्रोसीजर सिंप्लीफिकेशन। वही हमने बात की, जो प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है, जिससे क्रेडिट डिलीवरी आराम से हो। एक पॉइंट ये भी है, हमने भी देखा है कई बार, एक ही जैसे आपस ज़मीन, उसी से केसीसी ले लोगे, फिर किसी तरीके से फ्रॉड करके उसी से आप दूसरा लोन भी ले लेते हो। तो उस चीज़ को हमें रोकना है। वो कैसे रोक सकते हैं? मान लीजिए कोई क्रेडिट कार्ड दे दिया, अब उसके थ्रू वो सब जगह लिंक्ड है, उसी के थ्रू आपको पैसा मिलेगा, उसी में पैसा आपका शो होगा। तो कुछ ऐसा सिस्टम गवर्नमेंट को लाना चाहिए। और लास्ट पॉइंट यही है कि हमको देखना है कि जो हम क्रेडिट दे रहे हैं, जिस जगह जिस चीज़ के लिए क्रेडिट दिया है उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, जो फार्मर है उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कहीं और उसको वेस्ट कर रहा है। अब हम आएंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमें जानना है एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है। सिंपल टर्म्स में समझते हैं, ये हमारे फार्मर्स, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ से चीज़ें गई, अब चीज़ों की असेंबली हुई, स्टोरेज हुई, प्रोसेस हुई, मतलब उनको रखा गया, प्रोसेस किया गया, एक जगह से दूसरी जगह पैकेज किया गया, ग्रेड करके, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया उसको। जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसके पास होगा? कंज्यूमर्स के पास होगा, जिनको खरीदना है उनको। तो ये जो बीच की जो प्रोसेस है, इसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग। प्रोड्यूसर्स ले कंज्यूमर के बीच में जो सारी की सारी प्रोसेस आती है, उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, जिसके अंदर सारी चीज़ आती हैं हमारे पास। असेंबली हो गई, स्टोरेज हो गई, प्रोसेस, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सब इसी के अंदर आ जाता है। अब इसे हम कैटेगराइज करते हैं, तो इसके 3 फंक्शन हैं मार्केटिंग के। एक है एक्सचेंज फंक्शन, जिसमें आपको बाय और सेल करना है। फिर है फिजिकल फंक्शन, कहीं स्टोर भी तो करना होगा आपको, ट्रैवल भी तो कराना होगा, और आपको कोई फैक्ट्री तो चाहिए जहाँ प्रोसेस करोगे आप, तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग। फिर है फैसिलिटेटिंग फंक्शन, कि फैसिलिटेट करना है किसी भी चीज़ को बेचने के लिए, मार्केट करने के लिए। तो वो क्या करना है, हमको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए। जैसे BI इसका हॉलमार्क लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर, अगर किसी चीज़ को प्रॉपर हॉलमार्क की मिलता है, या फिर कोई भी स्टैंडर्डाइज चीज़ है, उसको प्रूफ है उसका कि अच्छी चीज़ है, तो वो जल्दी बिकेगी। सेम फाइनेंसिंग का है, पैसा चाहिए आपको मार्केटिंग में, रिस्क बियरिंग होनी चाहिए, मार्केट इंटेलिजेंस, आपको मार्केट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, रिस्क के लिए रेडी रहना है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? मार्केटिंग फंक्शंस के अंदर। कैटेगराइज कर दिया हमने यहाँ पर मार्केटिंग फंक्शन को। अब देखिए, हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कुछ सब सिस्टम होते हैं जो एक्चुअली वर्क करते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी के अंदर। मान के चलिए ये हमारे है फार्मर, इसका एंड गोल क्या है कि जो मेरा मटेरियल है, जो मेरा प्रोड्यूस है, वो किसके पास पहुंचे? जो कंज्यूमर है इसके पास पहुंचे, ये एंड गोल है इसका। तो जो इसका एंड गोल है, इसके बीच में 2 चीज़ है, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक रेगुलेशन।
अब इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे है, देखिए प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, हमारे पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होना जरूरी है। अगर जैसे रिटेलर्स हो गए, हमारे पास होलसेलर्स हो गए, इनसे सेल वो बाय करने वाला हो गया, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन के अल्टीमेटली यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इसको इफेक्ट क्या करती है, ये रेगुलेशन कहाँ से आएगी, गवर्नमेंट से आएगी रेगुलेशन। समझ रहे हो आप, ये जो गवर्नमेंट रेगुलेट जैसे करेगी डिस्ट्रीब्यूशन को वैसे रेगुलेट होगा ये, कि अगर कोई टैक्स लगा दिया या फिर APMC जो बना रखी है वो बना दी, ई नाम लेके आ गए, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है रेगुलेशन कौन बताएगा, ये गवर्नमेंट बताएगी। तो इस तरीके से हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसके जो सब सिस्टम काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर्स लिए गए हैं मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है वह रेगुलेशन ऑफ मार्केट टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन, मतलब मार्केट बनाने हैं हमको। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे जब रेगुलेशन के थ्रू बात करते हैं हम लोग, तो 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, फिजिकल मार्केट, और ज़रूरी है जो मार्केट जो फंक्शन कर रहा है वो, और उस मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, वो ट्रेडर्स हैं, एजेंट्स हैं, वे मैन है, कौन कौन है उसके अंदर, ये हमारे थर्ड पॉइंट में आता है। जब हम फिजिकल मार्केट की बात करते हैं तो जो फिजिकल मार्केट, मंडीज ही बोलते हैं उनको, मंडीज, ठीक है, ये हमारी मंडी। तो जो फिजिकल मार्केट है वो किसके अंडर बनते हैं, हमारे APMC एक्ट के अंदर। अब देखिए होता क्या है, ये जो मंडीज़ हैं इनको केवल स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से लॉ लेके आती है, एक्ट लेके आती है, ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लगभग ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं लोग अपना खुद का एक्ट। तो उस एक्ट के थ्रू ये मंडीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो APMC जो एक्ट है उसके थ्रू ये मंडी बनाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है, वो हर एक मंडी में लगभग बैठ रहती है। तो आप समझ गए होंगे, अल्टीमेटली मंडी की बारे बात करें तो मंडी बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट। जैसे मोहन यादव जी बैठे हैं, अगर यहाँ MPM बनानी होगी मंडी तो APMC एक्ट के थ्रू ये मंडी बना लेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन क्या परफॉर्म करता है वो मार्केट। देखिए फंक्शन तो वही है ना कि मार्केट करना है, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को बेचना है, उसको मार्केट करना है, जाके हमें उसकी बोली लगानी है, वहाँ पर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर जो बिचौलिए बैठे होंगे, वहाँ पर ऑक्शन होगा आपका, या फिर आपसे कोई टेंडर ले लिया, या आप वहाँ पे गए, आपको जो प्राइस बताई। तो कुल मिला के जो मार्केटिंग का जो ऑर्डर है वो मेंटेन करना काम है उस मार्केट का, ठीक है। वहाँ पर आपको प्राइस डिस्कवरी होती है, आपका जो आप अनाज लेके आए हो उसकी कीमत लगाई जाती है, और फिर जब आपको प्रॉफिट होता है आप उसको बेच देते हो। जो नेक्स्ट है वो डिफरेंट प्लेयर्स। अब इसमें जो प्लेयर्स हैं, मतलब जो खरीदेंगे, जो आपकी प्राइस डिस्कवरी कर रहे हैं जिन लोगों के थ्रू, वो लोग की भी तो बात करेंगे हम लोग, वो मार्केट फंक्शनरीज उनकी बात करेंगे। तो उनमें कौन कौन आता है, उसमें ट्रेडर्स हो गए, कमीशन एजेंट हो गए, हमाली हो गए, वीमेन हो गए, वीमेन जो तौलते हैं वो हो गए, ट्रेडर्स जो आड़तिया हो गए आपके, ठीक है। इसके अंदर कमीशन, बीच में जो कमीशन लेते हैं वो हो गए, ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं वो, ये सब आ जाते हैं, और इन सबको लाइसेंस लेना पड़ता है। सबसे चीज़ ये है मंडी में, जिनके पास लाइसेंस होगा वही माल खरीद सकते हैं, और आप उनको माल बेच सकते हो मंडी के अंदर। और ये सब कुछ रेगुलेट किससे होता है, APMC एक्ट के अंदर ही रेगुलेट होता है सब कुछ। फिजिकल मार्केट का जो भी रेगुलेशन होगा वो APMC एक्ट के अंदर होगा, मंडीज बनेंगी वो भी APMC एक्ट के अंडर ही बनेंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये बिल्कुल किस तरीके से काम करता है ये। देखिए सेकंड पे आते हैं हम, किस तरीके इंप्रूव किया हमने, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड बना दी, रेलवे वेयर हाउस बना दिए, गोडाउन बना दिए, कोल्ड स्टोरेज बना दिए, और प्रोसेसिंग यूनिट्स बना दी, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया जिसके थ्रू हम लोग अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली मार्केट कर पाएँ। रोड से जाना भी पड़ेगा मार्केट को, ये ट्रांसपोर्टेशन में ज़रूरी है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वेयर हाउस गोडाउन चाहिए स्टोर करने के लिए वरना ख़राब हो जाएगा, कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए जहाँ पर बैटर हम उनसे कुछ अगर आगे प्रोड्यूस करना है तो उसको प्रोड्यूस कर सकें। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। देखिए कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग, जो गुजरात के अंदर अमूल का जो सक्सेस हुई है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। किस तरीके से उन्होंने खुद को मार्केट किया, किस तरीके से मार्केट में उतरे, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोडक्ट की पहचान बनाई, तो वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। और नेक्स्ट आता है पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। इसके अंदर MSP देती है गवर्नमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए। बफर स्टॉक बनाती है वीट एंड, देखिए बफर स्टॉक बनाती है वीट और राइस के लिए बाय FCA प्रोक्योर करता है वीट एंड राइस, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और है, वो है प्रोक्योरमेंट प्राइस, PP प्रोक्योरमेंट प्राइस। अब जो ये डिफरेंट MSP से, चला याद आ गया, ये डिफरेंट कैसे MSP से, मान के चलिए गवर्नमेंट के जो बफर स्टॉक होते हैं, गवर्नमेंट को हमेशा वो बफर स्टॉक बनाए रखने हैं। अब गवर्नमेंट को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मार्केट में प्राइस MSP से नीचे है या ऊपर है, नीचे होगी तो MSP तो लेना ही लेना है,
नीचे होगी तो एमएसपी पे तो लेना है, लेकिन जो बफर स्टॉक अगर खाली हो गया है तो एमएसपी से ऊपर जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी ना, या तो उस पर लेना पड़ेगा या उससे ऊपर लेना पड़ेगा उसको गवर्नमेंट को, क्योंकि उतना जो उसको भरना है, जो उसका एरिया है, जैसे मान के चलिए 10 मिलियन टन उनको गेहूं चाहिए, अभी 5 मिलियन टन है, 5 मिलियन टन तो उनको प्रोक्योर करना है, फिर वो किसी भी प्राइस से प्रोक्योर करेंगे, एमएसपी से ऊपर मार्केट प्राइस हो किसी पर भी, तो उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, वो एमएसपी नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम लॉन्च हुआ 2016 में। इसके अंदर आपको पता है जैसे हमारा अमेजोन टाइप है, ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर जो अपना फार्मर है प्रोड्यूस डालता है, फिर अलग अलग जगह से जो लाइसेंस है जिनके पास, ट्रेडर्स के पास, वो यहाँ पर उनकी बोली लगाते हैं प्रोड्यूस की, फिर जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको ले जाता है। गवर्नमेंट ने एफपीओज बनाए हैं। इसके अंदर देखिए एफपीओज में क्या होता है, बहुत सारे लोग अपनी एक कमेटी टाइप बनाते हैं, अब एक साथ काम करते हैं, बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल पे काम करते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब जैसे सारे लोग मिल गए, उन्होंने प्रोड्यूस इकट्ठा किया, फिर उससे कुछ बनाया या फिर उसको बेचा, तो अपनी एक पावर को इकट्ठा कर रहे हैं, वो प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं अपनी, तो उसके थ्रू मार्केटिंग भी करनी है, तो इस पर अच्छी तरीके से अपनी मार्केटिंग कर पाएंगे प्रोडक्ट की। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्मॉल और मार्जिनल की, क्योंकि उनका प्रोड्यूस वैसे ही कम होता है, जब इकट्ठा हो जाता है तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है, ज़्यादा पैसा मिलता है, सब कुछ बेटर होता है उनके लिए। नेक्स्ट जो मेजर है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये 1000 करोड़ का बना है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब इसमें देखो स्मॉल सेक्टर के लिए तो हमने देख लिया, हमारे पास वो 3 बॉडीज़ थी, डीसीबीज और पैक्स वगैरह। अब इसमें क्या है, मीडियम से लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, किसके लिए, जिस आपको वेयर हाउसिंग करनी है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होगी, ये याद रखना है आपको। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात किया जाता है। जब हार्वेस्ट हो जाता है, जब फसल कट जाती है, तो वेयर हाउस हमें ज़रूरी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की हमको ज़रूरत है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये सब स्कीम है किसकी, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इंटीग्रेट इसमें क्या है, ISAM में जितने भी कंपोनेंट है हमारे मार्केटिंग, उनको इकट्ठा करके फोकस किया जाता है मार्केटिंग के ऊपर, उसी का एक सब स्कीम है हमारे पास एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर वही है, कंस्ट्रक्शन करना है गोडाउन का, वेयर हाउस का, रूरल एरियाज में स्पेशली, ठीक है। और जो स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे देश की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने की, उसको इंक्रीज़ करना है, तो वो इसके अंदर आएगा। अब जो गवर्नमेंट है सब्सिडी प्रोवाइड करती है 25 और 33% की, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में कौन एलिजिबल बेनिफिशियरी है। अब इश्यूज़ क्या है इसके अंदर हमारे पास, देखिए जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उनकी इश्यूज़ की बात करें तो इश्यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, जिसमें पहला है इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इंफ्रा ही नहीं है, आपके पास गाड़ियाँ नहीं, उतनी गाड़ियाँ हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती हैं, कोई ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं, महंगी पड़ती हैं तो ओवरलोड करते हैं वो लोग, तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की। तो कभी कभी अनाज खराब ही हो जाता है, एक जगह दूसरी जगह जा ही नहीं पाता है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मान के चलिए कोई फार्मर है, उसको यही नहीं पता कि मेरा प्रोड्यूस की एक्चुअल प्राइस क्या है मार्केट में, कोई बीच में आया आड़ती से गाँव में आया, उससे सस्ते में ले गया, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अभी तक इंटीग्रेट ही नहीं कर पाई, हर गांव में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाई है। आईसीटी का यूज़ करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी भी उसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा हाई नहीं है। लैक ऑफ क्रेडिट है, हम डिस्कस कर चुके थे पहले ही उसके क्रेडिट के अंदर कि पैसा ही नहीं मिलता इतना कि प्रॉपरली अपना जो मार्केटिंग उसको ले जा सके, मार्केट कर पाए अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। अब देखिए इंटरमीडिएट्स बहुत ज़्यादा है। सपोज करके चलिए आपका जो गेहूँ है जाना किसी फैक्ट्री में है, ठीक है, लेकिन अगर आप तो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं सकते डायरेक्ट, आपको बीच में आड़ती मिल जाएंगे। मान लिया आप गांव से कोई और ले गया बंदा, फिर वो आड़ती को देगा, आड़ती फिर किसी ट्रेडर को देगा, फिर अल्टीमेटली जाएगा, तो जो आपने 1000 में दिया है वो जब उसके पास पहुँचेगा अल्टीमेटली फैक्ट्री के पास, तो 2 से 2,500 रुपये उसकी रेट हो जाएगी। अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता तो 2,500 रुपये आपको डायरेक्ट मिलते ना, तो ये प्रॉब्लम है। सब बहुत लंबी चेन है बीच के लोगों की। अब जो एवरेज साइज़ ऑफ लैंड होल्डिंग है, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अभी हम डिस्कस किया था, एफपीओज भी इसीलिए बने हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सके। नेक्स्ट हमारा मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन इन मार्केट्स। अब कोविड-19 के टाइम आपको पता है कि मूवमेंट पर रोक लग गई थी, तो सारे के सारे जो नॉर्म्स थे, गवर्नमेंट के रेगुलेशन थे, उस वजह से मंडियाँ भी लग पा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ मशीनरी एंड मैन पावर। अब जो मशीनरी और मैन पावर है उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जैसे कोई पेंडेमिक आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कुछ हो जाए, तो काफ़ी प्रॉब्लम इसलिए आ जाती है। जैसे मान के चलिए फ्री अगर मूवमेंट नहीं हो पा रही है, आज आपके यहाँ सोइंग का पीरियड है, कहीं आपको
पौधे लगाने या फिर आपको फसल बोनी है अपनी, तो आपको लेबर चाहिए, मशीनरी चाहिए। जब या तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की ठीक तरीके से रोड्स नहीं होंगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और या फिर कोविड-19 जैसा कोई पैंडेमिक आ गया तो लोग आ नहीं पाते, फिर अल्टीमेटली आपको लॉस होता है, प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सेटबैक आता है। अब नया क्या, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। अब पता ही नहीं है, जब इलिटरेट लोग हैं उनको इतना ज़्यादा किसी ने पढ़ाया नहीं है, बताया नहीं है कैसे आपको अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइज करना है, किस तरीके के सीड लेने हैं, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटीज़ आप यूज़ कर सकते हो, या गवर्नमेंट जो सीड्स देती है उनका यूज़ करके आप अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हो। इसके बारे में उनको अवेयरनेस ही नहीं है, तो कैसे काम होगा। ग्रेडिंग के बारे में भी नहीं उनको अवेयरनेस। इसी का फ़ायदा उठाते हैं जितने भी ऐड आती हैं, जो ट्रेडर्स हैं बहुत फ़ायदा उठाते हैं, कहते हैं आपकी फसल सही नहीं है, और फिर कम पैसे भी देते हैं उसकी वजह से। अब लास्ट है लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़। ये तो हमको पता है, हमारे आए दिन एफसीआई के गोदाम में ही ख़राब हो जाते हैं, इतना सारा अनाज ख़राब हो जाता है। किसके पीछे अब क्या पता क्या रीज़न है, लेकिन यही बोला जाता है कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं, इन्फेस्टेशन हो जाता है, कहीं चूहे आ जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी इस टाइम एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर एक आध दिन में फिर आ जाएगा इकोनॉमी का, और कोशिश कीजिएगा इसको अच्छे से आप रिवाइज़ करो, और जो फर्स्ट लेक्चर था उसको ज़रूर देखना, क्योंकि काफ़ी सारी टर्म जो आज यूज़ हुई हैं वो फर्स्ट लेक्चर से मैं काफ़ी एक्सप्लेन की हुई है, और आपको वो देखना ज़रूरी बनता है अगर आपको इस लेक्चर को और बेटर तरीके से समझना है तो। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, साइनिंग ऑफ।